गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, चैप्टर 3 ऑफ द क्लास 9 एंड दिस विल पार्ट 3। कह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स यानी चुनावी राजनीति चैप्टर 3 क्लास 9 का टॉपिक है, पॉलिटिकल साइंस का, और ये पार्ट 3 है। इसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। पार्ट 2 में हम लोग देख रहे थे कि सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, इंडिया में जो चुनाव का जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो किस तरह से है। तो पार्ट 2 में हम लोग देखे थे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात किए थे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात किए थे, वोटर्स लिस्ट के बारे में बात किए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात किए थे। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स की बात करेंगे कि जो भारत में चुनाव होता है तो 3 प्रक्रिया पहले हो चुका है। चौथा प्रक्रिया जो होता है, जो सिस्टम होता है, नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स का होता है, यानी कौन से कैंडिडेट इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू बिकम अ, ठीक है, नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं, अपना नाम नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसी की चर्चा हम करने जा रहे हैं। कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो है, कह रहा है कि एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये तो बात की बात है ये लाइन। हम लोग ऑलरेडी वी नो दैट, जानते हैं कि इन अ डेमोक्रेसी कंट्री में, खास करके इंडिया की हम बात कर रहे हैं, कि यू हैव अ राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड कास्ट द वोट। जिस तरह से वोट देने का अधिकार है हम लोगों को डेमोक्रेसी कंट्री में, खास करके इंडिया में, उसी तरह से हम नेता बनने का भी हमको अधिकार है, यानी हम लीडर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि जो कोई मतदाता यानी वोटर, मतदाता हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जब वोटर हो सकता है तो वह चुनाव में उम्मीदवार भी बन सकता है, ठीक है, लीडर भी बन सकता है। और उम्मीदवारी का न्यूनतम जो आयु है, कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं, अगर लीडर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए कि एनी वोटर्स हु इज़ अ सिटीज़न ऑफ द इंडिया, आपको भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, एंड एबव द एज ऑफ द 25 ईयर्स एंड एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर इफ़ यू वांट टू नॉमिनेट योर नेम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन या टू कंटेस्ट इलेक्शन में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, और 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और यही वोट देने का कितना एज था? तो 18 साल था। दोज पीपल हैव 18 ईयर्स ओल्ड, दे कैन कास्ट द वोट, राइट। उसी तरह से दोज वोटर्स, दोज कैंडिडेट्स हैव 25 ईयर्स एज एंड एबव, दे आर एलिजिबल टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट। दूसरी चीज़, बट सम लिमिटेशन लाइक, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। क्या लिमिटेशन है भाई? तो कह रहा है कि लिमिटेशन ये है, उसकी बात करें, कह रहा है कि चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नामांकन फॉर्म भरना होता है और कुछ धन राशि यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी के रूप में देनी होती है। किसको? इलेक्शन कमीशन को। इसके लिए उम्मीदवार को मतलब निम्नलिखित कह सकते हैं विवरण पूरा करना पड़ता है, कानूनी घोषणा करनी पड़ती है। क्या? उम्मीदवार के खिलाफ कितने गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, ये भी आपको रिकॉर्ड देना है। दूसरी चीज़, उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति देनदारी का विवरण भी देना है, ये भी देना है। और ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि बट सम लिमिटेशन लाइक अ बैंक्रप्सी, criminal recorded etc prohibited them for
कंटेस्टिंग इलेक्शन, जिस व्यक्ति पर बैंकरप्सी है, बैंकरप्सी का मतलब है कि बैंक से लोन लिए हैं और बैंक को पैसा आप नहीं दिए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं ले सकते हैं। दिवालिया घोषित कर दिया गया है तो आप नहीं ले सकते, क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो भी नहीं ले सकते, ठीक है, तो ये लिमिटेशन है, ठीक। उसके बाद बात करें, कह रहा है कि कैंडिडेट विश टू कंटेस्ट हैज़ टू मेक अ डिक्लेरेशन गिविंग अकाउंट द फ्लोइंग डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि हम भाग लें, चुनाव लड़ें, तो आपको क्या क्या चाहिए फॉर्म भरते समय, तो कह रहा है कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या है वो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, देना है इलेक्शन कमीशन को। डिटेल ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली, अपना ही नहीं उम्मीदवार और उसके परिवार की संपत्ति और देनदारियों का पूरी तरह से डिटेल देना है इलेक्शन कमीशन को, तभी आप नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं, उसमें देना रहता है ये सब। सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, अगर कोई क्रिमिनल केसेस है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी देना है। दिस इज़ मेड पब्लिक, और इसको पब्लिकली किया जाता है, राइट। ये जब रहेगा तभी आप चुनाव का नॉमिनेशन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ सीखेंगे कि अब कह रहा है कि पार्टी टिकट किसको कहते हैं, तो पार्टी टिकट का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स, कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जब अपने कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट कराया जाता है तो हु गेट पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट, उसको सिंबल दिया जाता है पार्टी का और सपोर्ट किया जाता है, यानी द पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द पार्टी टिकट, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने कैंडिडेट्स को सिंबल और सपोर्ट किया जाता है, यानी जो खास लोग होते हैं उन्हीं को पार्टी टिकट दी जाती है, राइट। यह जानकारी जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है ताकि मतदाता उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले सके, ठीक है। ये यहाँ तक आपको नॉमिनेशन में चीज़ करना होता है। जब लोग नॉमिनेट हो जाते हैं तब क्या होता है, इलेक्शन कमीशन उसको ओके कर देता है कि ये कैंडिडेट क्या है, एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने का, तो आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद में इलेक्शन कमीशन यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लाती है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है भाई, तो कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स होता है कि सेट ऑफ नॉर्म्स and guidelines to the followed by the political parties and candidate during the election time। election time आप किसी तरह के कोई गलती न करें उसके लिए क्या करती है, गाइडलाइन जारी करती है, कौन, इलेक्शन कमीशन। अकॉर्डिंग टू दिस गाइडलाइन, इस गाइडलाइन के हिसाब से यानी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार क्या होता है कि कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इट नो पार्टी कैंडिडेट्स कैन, इस गाइडलाइन कोड ऑफ कंडक्ट के यानी आचार संहिता के माध्यम से उस समय क्या होता है कि नॉट यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर आप नॉमिनेटिंग करा दिया गया और इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं या प्रचार प्रसार करने के लिए आप सोच रहे हैं अपने पार्टी के बारे में, तो आपको क्या करना है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, कुछ गाइडलाइंस है, किसका, इलेक्शन कमीशन का। क्या कहता है इलेक्शन कमीशन कि नॉट यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, आप मंदिर या गुरुद्वारा या गिरजाघर या मस्जिद का यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है। ये पहला, किसी भी पार्टी को अलाउड नहीं किया जाता है। दूसरा, नॉट यूज़ द गवर्नमेंट व्हीकल्स, नहीं आप सरकारी सवारी का यूज कर सकते हैं, गाड़ी का भी, ट्रांसपोर्ट का भी यूज नहीं कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट का भी यूज नहीं कर सकते हैं, ऑफिशियल्स फॉर द इलेक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उतना ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैश गिफ्ट, आपको कैश गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, किसी को पैसा नहीं देना है, लीकर नहीं देना है, दारू शराब नहीं देना है, टू द इलेक्टेड इज बैंड, ये पूरी तरह से बैंड होता है। ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये बात कह दी जाती है और समय समय पर इस पर निगरानी रखा जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। द रूलिंग पार्टी लीडर आर प्रोहिबिटेड,
फ्रॉम लॉन्चिंग न्यू वेलफेयर प्रोग्राम। और ये भी जो रूलिंग पार्टी है उस समय ये कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कह दिया जाता है कि कोई नया, ठीक है, वेलफेयर प्रोग्राम लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी सारी बात क्या कर जाती है, कोड ऑफ कंडक्ट के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो न्यू कैंडिडेट होते हैं उनको ये सब चीज़ जानकारी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि इलेक्टोरल कैंपेन क्या होता है, यानी इलेक्शन कैंपेन भी बोल सकते हैं। इलेक्टोरल कैंपेन को हम लोग इलेक्शन कैंपेन बोल सकते हैं। कैंपेन का मतलब चुनाव प्रचार। जब आपका नाम नॉमिनेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन होता है। तो कहने का मतलब है कि इन अ कंट्री सच एज कैंपेनिंग टेक प्लेस फॉर द 2 week पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड डेट ऑफ द पोलिंग। कह रहा है कि इन अ कंट्री में, अपने देश में, मान लीजिए आप नॉमिनेशन पर्चा भर दिए, नॉमिनेट करा दिए अपना नाम इलेक्शन कंटेस्ट करने में, यानी कंटेस्ट द इलेक्शन, चुनाव में भाग लेने के लिए, तो आपको क्या करती है इलेक्शन कमीशन, 2 सप्ताह का 2 week पीरियड आपको क्या करती है, अनाउंसमेंट के लिए टाइम दे देती है, प्रचार प्रसार के लिए आपको टाइम देती है। यानी कहने का मतलब ये है, ये इसलिए देती है कि कौन बेहतर प्रतिनिधि हैं और बदले में कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, इस बारे में स्वतंत्र रूप से खुली चर्चा करने के लिए चुनाव अभियान चलाए जाते हैं। भारत में उम्मीदवार को अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए चुनाव प्रचार होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही बात कि इलेक्शन कैंपेन क्या है। तो इलेक्शन कैंपेन अपने पार्टीज़ के बारे में बात आगे देखिए, आगे और विशेष रूप से इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। कह रहा है कि पर्पस ऑफ इलेक्शन कैंपेन, मेन इसका पर्पस क्या होता है, आखिर चुनाव प्रचार इलेक्शन कमीशन कराती है या पार्टियां करती हैं, कैंडिडेट करते हैं, तो उनका पर्पस क्या होता है। तो कह रहा है कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव द फ्री एंड ओपन डिस्कशन अबाउट विच इज़ द बेटर गवर्नमेंट और द व्हाट इज़ अ गुड पॉलिसी। यानी कौन बेहतर रिप्रेजेंटेटिव हुआ है, कौन बेहतर प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव है, लीडर है, और बदले में कौन सी पार्टी बेहतर सरकार बनाएगी, इस बारे में स्वतंत्र रूप से खुली चर्चा करने के लिए चुनाव अभियान यानी इलेक्शन कैंपेन चलाया जाता है। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि एकदम पूरी तरह से कि ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन सम ऑफ द बिग इश्यूज, और जो पूरी तरह से कोशिश किया जाता है कि पब्लिक अटेंशन क्या है, बिग इश्यूज क्या है, उसके बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि पार्टी लीडर स्टार्टेड गोइंग टू पीपल एंड एक्सप्लेन देयर आइडियोलॉजी। पार्टी हो या लीडर्स हो, वो क्या करते हैं, लोगों के पास संपर्क करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्शन कैंपेन में। उनका मेन पर्पस क्या होता है कि एक्सप्लेन देयर आइडियोलॉजी एंड प्रपोज पॉलिसीज एंड प्लान। अपना आइडियोलॉजी बताते हैं, अपने पार्टीज़ के आइडियोलॉजी को बताते हैं कि हमारे पार्टी जो है किस आइडियोलॉजी पर जीतने के बाद काम करेगी और किस तरह के पॉलिसीज़, किस तरह के प्लान लाएगी, इसके बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जानकारी देने के क्रम में क्या होता है, ड्यूरेशन में बहुत सारे ऐसी पार्टियां हैं जो स्लोगन देती है, अपना आइडियोलॉजी बताती है। क्या स्लोगन देती है, इन 1971 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक स्लोगन दिया गया था, गरीबी हटाओ। इलेक्शन में चुनाव प्रचार जब कर रहे थे तो लोगों को ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए आइडियोलॉजी अपनी बताई जाती है कि लोग क्या हो, मोटिवेट हों और हमको अधिक से अधिक वोट दें। इसी के लिए इलेक्शन कैंपेन कराया जाता है और लोगों को बेहतर समझ में आने लगता है कि कौन कैंडिडेट, कौन सा लीडर, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है और ख़राब है। उतना ही नहीं, भाई जनता पार्टी के द्वारा भी स्लोगन दिया गया था, सेव डेमोक्रेसी, सेव डेमोक्रेसी। बाय बीजेपी के द्वारा 2014 में 2014 में दिया गया था, अच्छे दिन आने वाला है। राइट, यानी ये वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए ऐसा किया जाता है।
उसके बाद में 2019 में बीजेपी के माध्यम से दिया गया कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये भी स्लोगन है। आवर इलेक्शन लॉज प्रोवाइडेड दैट नो कैंडिडेट्स आर कैन बी, कह रहा है कि हमारे इसमें कह रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आवर इलेक्शन लॉ, हमारा इलेक्शन जो है लॉ क्या कहता है, प्रोवाइड करता है कि कौन कैंडिडेट और पार्टी जो हैं वो क्या काम नहीं कर सकती है, यानी वोट, यानी कहने का मतलब ये है कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है, तो क्या करती है, उसमें क्या चीज़ को रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, उस पार्टी को क्या कहा जाता है कि टेरराइज एंड ब्रीव वोटर्स, यानी उस पार्टी को टेरराइज नहीं करना है, टेरराइज नहीं करना है, घूस नहीं देना है, वो पार्टी घूस नहीं दे सकती है वोटर्स को, अपील नहीं कर सकती है कास्ट और रिलीजन को लेकर कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपके कास्ट के हैं या आपके रिलीजन का है। यूज़ गवर्नमेंट मशीनरी इन कैंपेनिंग, यूज़ कह रहा है कि नो यूज़ द गवर्नमेंट मशीनरी फॉर द कैंपेनिंग, सरकार के किसी भी मशीनरी को कैंपेन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रचार में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये भी एक पॉइंट मिला है हम लोग कि स्पेंड मोर देन 25 लाख इन लोकसभा, अगर लोकसभा का आप चुनाव लड़ते हैं तो 25 लाख से ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं, अगर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप 10 लाख से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। ये थोड़ा सा और एक बार देख ले हम लोग कि क्या है, कह रहा है कि पर्पस ऑफ इलेक्शन कैंपेन में हम लोग देखें कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न चुनाव में दिए गए कुछ सफल नारे होते हैं कि लोकतंत्र बचाओ, जोतने वाले ज़मीन को बचाओ, तेलुगु लोगों के स्वाभिमानी रक्षा करें आदि। साथ ही भारत में चुनाव कानून के अनुसार कोई भी पार्टी या उम्मीदवार मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाने का काम नहीं कर सकती है, जाति या धर्म के नाम पर उनसे वोट की अपील नहीं कर सकती है, चुनाव प्रचार के लिए सरकारी जो सोर्स हैं उपयोग नहीं कर सकती है, ठीक है। और लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचित क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्र में 10 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकती है कोई भी पार्टी। यदि कोई राजनीतिक दल ऐसा करता है तो उनका चुनाव न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया या नॉमिनेशन खारिज किया जा सकता है, ठीक है। कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक दलों के चुनाव अभियानों के लिए एक आदर्श आचार संहिता पर सहमति व्यक्त की है। इसके अनुसार कोई भी दल या कोई भी कैंडिडेट चुनाव प्रसार के लिए किसी भी पूजा स्थल का उपयोग नहीं कर सकती है। चुनाव के लिए सरकारी वाहन, विमान और अधिकारियों का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। यानी एक बार चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी भी परियोजना या शिलान्यास नहीं करेंगे, कोई बड़ा नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे, सार्वजनिक सुविधा प्रदान करने का कोई वादा नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब हम नॉमिनेशन जब कर लिए, इलेक्शन कैंपेन हो गया, तो अब इलेक्शन कैंपेन होने के बाद चुनाव प्रचार हो गया, तो अब वोट का दिन आएगा। अब क्या होगा, वोटिंग होगा, यानी पोलिंग एंड काउंटिंग। तो पहले पोलिंग के बारे में जानकारी ले लें। कह रहा है कि पोलिंग बूथ इज़ द प्लेस, पोलिंग बूथ प्लेस है वेयर वोटर्स गो टू कास्ट द वोट ऑन द इलेक्शन डे। कह रहा है कि पोलिंग बूथ एक जगह होता है जहां पर वोटर जाकर वोट करते हैं इलेक्शन के दिन। और पोल बूथ्स आर लोकेटेड इजीली एसेसेबल प्लेस, और पोल बूथ यानी पोलिंग बूथ वैसे जगह पर रखा जाता है जिसको इजीली में रूप से लोग क्या कर सके, वहाँ पर पहुँच सकें। और जनरली देखा जाता है यूजुअली इन अ गवर्नमेंट स्कूल या ऑफिस लोकेटेड इन अ लोकेलिटी, जो सरकारी स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट बिल्डिंग होते हैं वहीं पर पोलिंग बूथ बनाया जाता है जहां पर इलेक्शन होता है। और अर्लियर द वोटर्स यूज टू इंडिकेट देयर चॉइस एंड बाय पुटिंग द स्टाम्प ऑन द बैलेट पेपर। और क्या करते हैं, जो भी वोटर्स होते हैं अपने बैलेट पेपर्स पर
अपने चॉइस के अनुसार जो भी पार्टियां उसमें सिंबल होता है उस पर स्टाम्प करते हैं। इलेक्शन कमीशन का स्टाम्प होता है, स्वास्तिक की तरह दिखता है, स्वास्तिक जैसा होता है, वहीं बैलेट पेपर पर मुहर लगाकर और उसको मोड़कर बॉक्स में डाल देते हैं। बट ये पहले स्थिति चलती थी बैलेट पेपर वाला, लेकिन बट नाउ-अ-डेज वोटर्स यूज टू कास्ट वोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यूज करते हैं आजकल। ठीक है, ईवीएम का। तो सबसे पहले बैलेट पेपर समझ जाएं, उसके बाद ईवीएम समझेंगे कि बैलेट पेपर क्या होता है। तो बैलेट पेपर कागज़ की एक सीट होती है, जहाँ ऑलरेडी आई हैव रिटन ए बैलेट पेपर इज ए सीट ऑफ द पेपर ऑन विच द नेम ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स along with the parties name and symbol are listed। यानी मैं कह रहा हूँ कि बैलेट पेपर जो है कागज़ की एक सीट होती है जिस पर पार्टी के नाम और सिंबल के साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के नाम सूचीबद्ध होते हैं, यानी तरीके से सूचीबद्ध तरीके से दिया रहता है। पहले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था, यूज होता था, लेकिन आजकल वोट रिकॉर्ड करने के लिए कि कितने भी वोट रिकॉर्ड हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब कह रहा है कि मशीन उम्मीदवारों की नाम और पार्टी के सिंबल दिखाती है। जो ईवीएम है यहाँ पर, जिसको हम लोग फुल फॉर्म बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको इन शॉर्ट में ईवीएम के नाम से जानते हैं, एंड इट इज़ अ मशीन दैट शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। ये मशीन क्या करती है, कैंडिडेट्स का नाम भी शो करती है, पार्टी का सिंबल भी शो करती है। दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द वोट, और वोट को रिकॉर्ड करने के लिए ऐसा होता है। मशीन उम्मीदवारों के नाम और पार्टियाँ का जो पार्टी है, पार्टी के सिंबल भी शो करती है। अब वोटर्स को केवल उसी उम्मीदवार के नाम के सामने वाले बटन को क्या करना होता है, पुश करना होता है, दबाना होता है, जिससे वह वोट देना चाहता है। और जिसको भी वो वोट दबा देते हैं वो क्या हो जाता है, वोट काउंट हो जाता है उस पार्टी का। ठीक है, मतदान समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम को सील कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, वो तो बाद की बात है, ले जाया जाता है। लेकिन जब पोलिंग बूथ पर जब वोट हुआ रहता है तो एक चीज़ और संभावना देखने को मिलती है, बूथ कैप्चरिंग का। तो अब कह रहा है कि बूथ कैप्चरिंग होता क्या है। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग क्या होता है, तो आपको बता दें कि बूथ कैप्चरिंग सपोर्टर और हायर्ड द मसल मैन ऑफ पार्टी और कैंडिडेट्स गेन फिजिकल कंट्रोल of the polling booth and cast false vote by the threatening everyone or by preventing genuine voters from the reaching the polling booth। कहने का मतलब बूथ कैप्चरिंग का मतलब है कि सपोर्टर जो होते हैं उस पार्टी का, हाँ, मसल मैन ऑफ दैट पार्टी या कैंडिडेट्स, वो क्या करते हैं, फिजिकली रूप से पोलिंग बूथ पर जाकर वो फॉल्स क्या करते हैं, वोट को डाल देते हैं। जो लोग नहीं पहुंचते हैं उनका भी वोट वो लोग डाल देते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बूथ कैप्चरिंग कहते हैं। यानी दूसरे का वोट दूसरे के द्वारा क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। यानी सपोर्टर और मसल मैन ऑफ द पार्टी और कैंडिडेट के द्वारा ये काम किया जाता है, यानी फिजिकली कंट्रोल कर लिया जाता है। क्लियर है। अब कह रहा है कि हु कैन डिनाई द राइट टू वोट, और ये भी कह रहा है कि वोट कौन नहीं दे सकते हैं, तो क्रिमिनल नहीं दे सकते हैं, पर्सन हु अनसाउंड माइंड, एकदम पूरी तरह से पागल है या उनको समझदारी नहीं है, तो वो भी वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब मतदान समाप्त होने के बाद सभी ईवीएम को सील कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। क्या किया जाता है, सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। ठीक है, ऑल वही कह रहा है कि आफ्टर द पुलिंग ऑफ द ऑल ईवीएम आर टेकन टू सिक्योर द प्लेस वेयर ऑन द फिक्स्ड डेट अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड काउंटिंग टेक प्लेस। यानी मतदान समाप्त होने पर, यानी वोटिंग होने के बाद सभी ईवीएम को सील करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है। कुछ दिनों बाद सभी ईवीएम खोल दी जाती है और प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा
प्राप्त वोट को गिनती की जाती है, काउंट किया जाता है। किसी निर्वाचन क्षेत्र से यानी किसी कंस्टिट्यूएंसी से क्षेत्र से सर्वाधिक मत जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उसको निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। और इसकी क्या होता है कि टेलीविज़न रेडियो के माध्यम से न्यूज़पेपर के माध्यम से इसकी सूचना दी जाती है। एंड दिस रिजल्ट इज़ डिक्लेयर्ड विथ अ फ्यू आवर्स एंड काउंटिंग, और पूरी तरह से माने फ्यू आवर्स में इसका गिनती हो जाता है क्योंकि ईवीएम से करना रहता है। एंड इट ऑल्सो बिकम अ क्लियर एज विच पार्टी शो द नेक्स्ट गवर्नमेंट, और जो जीत जाती है जिसकी ज़्यादा वोट आ जाती है उसको डिक्लेयर घोषित कर दिया जाता है और वो पार्टी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। ये भी देखा गया था कि 2004 में द पोलिंग रिजल्ट देखा गया कि 2004 में 58.06% केवल लोग क्या था वोट देने के लिए जाते थे, लेकिन 2014 में यही रेशियो बढ़कर 66.44% हो गया। ठीक है, जब हम पोलिंग बूथ के बारे में बात कर लिए तो अब हम बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो है इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड लिसनिंग मी। Subscribe my channel and share with the other person. Bye bye.